बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग नम्स केमिस्ट्री 2022 का जो पार्ट 2 है इंशाल्लाह इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग ऑलरेडी जो है वो पार्ट 1 सेक्शन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास कि प्रोटॉन नंबर ऑफ सोडियम इज़। बच्चे प्रोटॉन जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी के साथ, और बेसिकली ये हमारे पास एटॉमिक नंबर ही होता है। एटॉमिक नंबर को ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स का नाम दिया जाता है। और बच्चे हम लोग जब किसी भी एलिमेंट्स को ज़ाहिर करते हैं तो एक्स के ऊपर यहाँ पर जो भी चीज़ होती है वो रिप्रेजेंट करती है ए को, मीन टू से एटॉमिक मैस को, और ये जो भी चीज़ यहाँ पर गिवन होती है जी के साथ मेंशन किया जाता है, ये रिप्रेजेंट करती है एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक नंबर ही बेसिकली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है या जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है वो हमारे पास 11 आ जाएंगे। बच्चे आपसे वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर भी पूछ सकता था। याद रखिएगा कि फॉर अ न्यूट्रल एटम जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं हमेशा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के। मतलब अगर इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 11 तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 11 ही होते। और अगर वो आपसे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पूछ लेता तो n बराबर होता है a माइनस जी के। तो इसमें a की वैल्यू 23 है, z की वैल्यू 11 है, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आने थे वो 12 आने थे। खैर क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास जो आंसर है वो अल्फ़ा आ जाएगा। बच्चे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में वो हमसे पूछता है कि 1 मोल ऑफ एथानॉल मीन टू से C2H5OH एंड 1 मोल ऑफ इथेन मीन टू से C2H6 हैव इक्वल। कौन सी चीज़ इसमें बराबर है? बच्चे अल्फ़ा ऑप्शन में है मैस। अगर आप लोग इसका मैस निकालें तो इसमें 2 कार्बन का मैस 24 है, टोटल 6 हाइड्रोजन का 6 आ जाएगा और ऑक्सीजन का 16, तो इसका मैस बन जाएगा 46। बच्चे अगर आप लोग C2H6 का मैस निकालें तो 2 कार्बन 24 हैं और 4 हाइड्रोजन का 6, तो इसका मैस आ जाएगा 30। मीन टू से इनका मैस तो आपस में बराबर नहीं है। नंबर ऑफ़ एटम्स इन इट। बच्चे अगर नंबर ऑफ़ एटम्स देखें तो नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर होते हैं एटोमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ पर एटोमिसिटी की वैल्यू हमारे पास इन केस ऑफ C2H5 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल इसमें एटम्स हुए 9, मल्टीप्लाइड बाय मोल 1 मोल गिवन है। एवोगाड्रो नंबर को Na ही लिखते हैं, तो इस केस में 9Na नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो मौजूद हैं। लेकिन बच्चे अगर आप लोग नंबर ऑफ़ एटम्स निकालते हैं फॉर इथेन तो इसमें एटोमिसिटी है 8, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, मोल एक ही है और एवोगाड्रो नंबर Na, तो इसका आंसर आएगा 8Na। मीन टू से ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चे इसमें एटोमिसिटी की जगह पे आप लोग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लिख लें। अगर 2 कार्बन है, एक कार्बन के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 और 2 के अंदर 12। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 हाइड्रोजन है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनमें, और 1 ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो 8 और 6 14 और 12 26। इसकी एटोमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। मीन टू से इसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 26 एवोगाड्रो नंबर के बराबर हैं। लेकिन बच्चे अगर मैं देखूँ कि हमारे पास C2H6 में कितने जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो 2 कार्बन में 12 और 6 हाइड्रोजन है तो 6, तो इसमें 18 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय Na, तो 18Na आएगा। मीन टू से ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है बच्चे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। दोनों का 1 मोल गिवन है। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल गिवन हो तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं, तो वो दोनों के अंदर इक्वल होंगे। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ जाएगा दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहते हैं द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज। बच्चे आप लोग टोटल 4 स्टेप्स पढ़ते हैं, उनमें से जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। नंबर 2 स्टेप होता है फाइंडिंग द नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स, या इसी को हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स का नाम भी देते हैं। फिर हमारे पास तीसरा स्टेप आता है कि हम लोग एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करते हैं, और चौथा स्टेप हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एटॉमिक रेशो विद द होल नंबर। तो बच्चे यहाँ पर उसने फर्स्ट स्टेप पूछा था तो हमारे पास बी ऑप्शन में मौजूद है, तो यही हमारे पास है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं।
कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। स्टिशियोमेट्रिक क्वेश्चन है बच्चे, कंपैरिजन करेंगे। एक तरफ आप लोग रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 और दूसरी तरफ आप लोग रखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन को। बच्चे अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ CO2 हो तो इसमें जो ऑक्सीजन का मास होता है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, दो का होगा 32 ग्राम। अब वो हमसे कहता है कि अगर आपके पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो बताएं ये कितना होगा। बच्चे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 32x इज़ इक्वल टू 16 इंटू 1, या फिर x बराबर होगा 16/32 के 1/2, या फिर 0.50 मोल आंसर होगा। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं हम लोग। परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास इन कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चे CO2 है, परसेंटेज का फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग प्रैक्टिस MCQs के अंदर भी ये करते आए हैं। जो मैंने फ्री टेस्ट सेशन आप लोगों को दिया उसके अंदर भी परसेंटेज के बेस के ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बच्चे अगर आप लोग फ्री टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं रिगार्डिंग MD-CAT या नम्स, तो बच्चे आप लोग ये गिवन नंबर है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह आप लोगों को फ्री टेस्ट सेशन भी जो है हमारा आजकल कंटिन्यू है, आप लोग उसके अंदर भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई फ़ी नहीं है इस चीज़ की, फ्री टेस्ट सेशन है, बाकायदा वीडियो डिस्कशंस हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। तो वो काफ़ी सारे बच्चे जो है वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोग भी इसे ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री के मुताबिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि MD-CAT या फिर नम्स या फिर ईटा या फिर डो, जिस तरह के भी टेस्ट आप लोगों के इंडी टेस्ट हैं उसके अंदर पूछे जाते हैं, आप लोगों को MCQs का आइडिया होगा इंशाल्लाह। बच्चे परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये होता है कि मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बच्चे अगर आप लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करें फॉर कार्बन, CO2 में मास ऑफ एलिमेंट मतलब कार्बन का मास कितना है, दैट इज़ 12 ओवर CO2 का मास पूरे का मास ऑफ कंपाउंड 44 मल्टीप्लाइड बाय 100। बच्चे इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये 3 4 बार 12 और ये 11 इंटू 4 44। बच्चे आपके पास आ जाएगा 300/11। अब माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन करनी है आपने। 11 2 बार 22 और 11 3 बार 33 होता है, तो 33 तक तो हम लोग जा नहीं सकते, तो 11 2 बार 22। 8 पीछे बचा, 8 के साथ 0 मतलब 80 बचता है। तो बच्चे 11 इंटू 7 77 आएगा। मीन टू से आप लोगों के पास कार्बन की जो परसेंटेज है वो 27 पॉइंट समथिंग होगी। बच्चे यहीं से आंसर ढूंढे, कार्बन की तरफ जाएं। 20.45 नहीं है, कार्बन 24.27 नहीं है, कार्बन 27 पॉइंट समथिंग था, यही हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। और ये 41 पॉइंट ये भी। बच्चे मैंने यहीं से आंसर प्रिडिक्ट कर लिया कि हमारे पास 40 ऑप्शन होगा। लेकिन खैर अगर आप लोग ऑक्सीजन भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड है 32। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो 16/44 लिख देते हैं। बच्चे मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड CO2 में 2 ऑक्सीजन है और दोनों का मास 32 है, तो 32/44 इंटू 100 आएगा। अगर मैं इसको 4 के टेबल के ऊपर देखूँ तो 8 इंटू 4 32 और ये 11 आ जाएगा हमारे पास, तो 800/11। तो 11 7 बार 77, 30 बचेगा, 11 2 बार 22, फिर 8 बच जाएगा, फिर 7 एंड सो ऑन 72.72% ऑक्सीजन आएगी। तो बच्चे यही हमारे पास है राइट ऑप्शन है। बाकी किसी भी ऑप्शन में ऑक्सीजन की ये परसेंटेज गिवन नहीं है। होप्स हो कि आप लोगों को परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो है वो अब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चे कहते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन P सबशेल R। बच्चे सबशेल 4 होते हैं, S P D एंड F। इनके लिए आप लोगों को L की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। फॉर S L की वैल्यू होती है 0, P की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2 और F की वैल्यू होती है 3। बच्चे इनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हों तो इसका एक फार्मूला ही होता है, दैट इज़ 2 इंटू 2L+1। या इसी फार्मूले को पढ़ाया जाता है 4L+2। बच्चे अगर आप लोग ये फार्मूला अप्लाई करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और F के अंदर 14। तो P सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए थे। बच्चे हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो 6 आएगा।
बच्चे टोटल 4 फार्मूला ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर आप लोग एटॉमिक नंबर के अंदर क्वांटम नंबर का जो टॉपिक है ना, उसमें अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, एक चीज़ होती है बच्चे हमारे पास 2n², एक चीज़ होती है n², एक चीज़ होती है 2 × 2l+1 या इसी को हम लोग कहते हैं 4l+2, और एक चीज़ है बच्चे हमारे पास 2l+1। अब बच्चे हमारे पास 4 फार्मूला ही हैं। देखें, अगर 2n² आए तो बच्चे ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। अगर आए n², बच्चे इसकी मदद से हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। अगर बच्चे आए 2 × 2l+1, इसकी मदद से हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। और अगर वो आपसे पूछता है 2l+1, तो बच्चे इसकी मदद से हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास खैर जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया। उसने पी के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे, तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज़ डिटरमाइंड बाय विच क्वांटम नंबर। बच्चे एज़िमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि एस की जो शेप है वो स्फेरिकल होती है, पी की जो शेप होती है वो डम्बल है, डी की जो शेप होती है दैट इज़ डबल डम्बल, और बच्चे एफ़ की शेप के बारे में हमारी बुक लिखती है कि इसकी शेप जो होती है दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। या जिस तरह से आरी के दंदाने होते हैं, साज की तरह जो है वो इसकी शेप होती है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लेकर बात करते हैं। बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो तो आएगा बीटा एज़िमुथल क्वांटम नंबर। एम जो है वो इसका राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है अबाउट ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। ये हमें शेप के बारे में नहीं बताता बल्कि उसकी ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि अगर P है तो आप लोग इसको किस किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। आप लोग इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी अरेंज कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी अरेंज कर सकते हैं, और जी एक्सिस के अलॉन्ग भी अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह से D को हम लोग डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जी स्क्र के अलॉन्ग जो है वो हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो L और M में आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है। एल बताता है एज़िमुथल क्वांटम नंबर आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, जबकि एम जो है वो आपको बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, बाय अप्लाइंग द n+l रूल विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। बच्चे आपने इनकी n+l वैल्यूज़ निकाल लेनी है। फोर एस में n की वैल्यू 4 और s के लिए l की वैल्यू होती है 0। 2p में n की वैल्यू 2 है और p के लिए l की वैल्यू होती है 1। 2d में n की वैल्यू 2 है जबकि d के लिए l की वैल्यू होती है 2, और 3s में n की वैल्यू 3 है जबकि s के लिए l की वैल्यू होती है 0। अब मैं यहाँ पर इनकी n+l वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेता हूँ। बच्चे 4 + 0 4, 2 + 1 3, 2 + 2 4 और 3 + 0 3। मतलब या तो अल्फ़ा हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, चार्ली। दोनों के n+l वैल्यू सेम है। बच्चे हमें रूल ये कहता है कि अगर दो ऑर्बिटल्स n+l वैल्यू सेम रखते हो तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी। बच्चे 4s में n की वैल्यू है 4 और 2d में n की वैल्यू है 2। तो बच्चे इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यू ज़्यादा है, तो 4s ही हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। और बच्चे वैसे भी 2d हकीकत के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। d सब शेल जो होता है ना, ये थर्ड शेल से स्टार्ट करता है। मतलब 3d तो आप लोग देखने को मिलेगा आपको, लेकिन 2d कभी भी हकीकत के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैं MCQs बताने लगा हूँ आप लोगों को। जो एस सब शेल होता है वो फर्स्ट से स्टार्ट होता है। मतलब आपको 1sp देखने को मिलेगा, 2sp, 3sp, 4sp सारा कुछ देखने को मिलेगा। p हमेशा सेकंड से स्टार्ट होता है, मतलब 2p, 3p, 4p एंड सो ऑन। इसी तरह से जो d है
ये हमेशा तीसरे शेल से स्टार्ट होगा, 3D 4D 5D एंड सो ऑन। और जो एफ सब शेल होता है ये चौथे शेल से स्टार्ट होता है, मतलब 4F 5F 6F। आपको क्या नहीं देखने को मिल सकता बच्चे, कभी भी आप लोग 1P नहीं देखेंगे, कभी भी आप लोग 1D या 2D नहीं देखेंगे जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। सिमिलरली ना 1F होता है, ना 2F होता है, और ना ही 3F होता है। तो ये जो मैंने रेड कलर के साथ शो किए हैं ये हकीकत के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि ग्रीन कलर वाले जो है ये सारे के सारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चे n+l वैल्यू के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़, अगेन एक फैक्ट है बच्चे, इलेक्ट्रॉन का मास अगर प्रोटॉन के साथ कंपेयर किया जाए, याद रखिएगा तीनों के केसेस में न्यूट्रॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है और प्रोटॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ज़्यादा होता है। अगर न्यूट्रॉन के मुकाबले में देखें तो 1840 गुना न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन 1836 टाइम हैवियर होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1836 टाइम्स लेस दैन दैट ऑफ प्रोटॉन। और अगर न्यूट्रॉन के बारे में लिखता है तो 1836 टाइम्स 1840 टाइम लेस दैन दैट ऑफ न्यूट्रॉन आना था। खैर यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो बीटा करेक्ट ऑप्शन होगा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन्ड बाय। बच्चे आप लोग ऑफपो प्रिंसिपल, n+l, ये तो n+l से ही पता चलती है ना, ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में आपको बताते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन आपको ये बताता है कि आप लोगों के पास एक ही ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है ना तो इनके चारों की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। लाइक अगर मैं कहता हूँ ये 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चे इन दोनों के लिए n की वैल्यू 1 होगी, इन दोनों के लिए l की वैल्यू देखें s है तो s के लिए l की वैल्यू होती है 0, इन दोनों के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी। लेकिन बच्चे इसमें एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू +1/2 होगी और दूसरे के लिए -1/2 होगी, मतलब चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं होंगी। लेकिन बच्चे जो डीजेनरेट ऑर्बिटल के साथ डील करने वाला रूल है हमारे पास, दैट इज़ हुंड्स रूल। हुंड्स रूल हमें ये कहता है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, लाइक px भी है, py भी है और pz भी है, और आपने इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो आपने p के अंदर फिल करने हैं, तो कहता है फिर आप लोग कैसे फिल करेंगे कि तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे विद द सेम स्पिन, रादर दैन बाय पुटिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, बल्कि पहले जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग की तरफ जाएंगे। मतलब अगर मैं कहता आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर पहले तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके रखे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन आपने पेयर के फॉर्म में जो है वो रख देना यहाँ पर। तो ये हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल के साथ डिस्कस करने वाला जो रूल है वो हुंड्स रूल आ जाता है। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच टर्म डिस्क्राइब्स अ सोल्यूशन इन विच डिजॉल्व्ड सल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम विद द अनडिजॉल्व्ड सल्यूट। बच्चे ये सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन है। देखें डाइल्यूट क्या होता है, इसमें तो सल्यूट की मिकदार ही बहुत कम होती है, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं होता। डिजॉल्व्ड और अनडिजॉल्व्ड सल्यूट की मिकदार इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं होगी, सैचुरेटेड के ऊपर इक्विलिब्रियम, और अनसैचुरेटेड में आप लोग जो सल्यूट होता है उसकी मिकदार बहुत कम हल हुई होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो डिज़ोल्व सल्यूट है वो कम होगा, जबकि इसके अंदर जो अनडिज़ोल्व सल्यूट होता है वो ज़्यादा होता है। और जो बच्चे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसमें हम लोग चीज़ों को हीट करके सल्यूट की मिकदार को बढ़ा देते हैं, तो इसमें जो डिज़ोल्व्ड सल्यूट होगा वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो अनडिज़ोल्व सल्यूट होता है इसकी मिकदार जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर। जबकि सैचुरेटेड सोल्यूशन के ऊपर डिज़ोल्व्ड सल्यूट और अनडिज़ोल्व्ड सल्यूट दोनों के दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर मौजूद होंगे। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेट ऑफ एनी रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। बच्चे अब अगेन देखें, टेम्परेचर के ऊपर भी रेट डिपेंड करता है, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। चले मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे निकाल देता हूँ। किस सेंस में निकालूंगा, क्योंकि वो कंसनट्रेशन प्रोडक्ट की भी तो बात कर सकता था ना, तो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर ये मोर स्पेसिफिक कर देता रिएक्टेंट तो फिर उसके ऊपर भी डिपेंड करना था। अब बच्चे ये प्रेशर
प्रेशर अगर गैशियस रिएक्शन हो तो आप लोग पढ़ते हैं कि कंसनट्रेशन को चेंज कर दिया जाता है प्रेशर के साथ। तो गैशियस रिएक्शन के लिए तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगेन उसने स्पेसिफिक नहीं किया, तो इस वजह से मुझे मजबूरन इस ऑप्शन को निकालना पड़ा। तो फिर बच्चे हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर मोर स्पेसिफिकली या मोर एक्यूरेट ऑप्शन जो है वो मेरे पास यहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या सही नहीं है। पहले में कहते हैं कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चे करते हैं, जितनी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होता है, यही तो लॉ ऑफ मास एक्शन है। तो यही बात उसने गलत लिखी हुई है और यही तो उसने पूछा है कि कौन सी बात गलत है, तो यही आपका राइट ऑप्शन है। फिर कहते हैं सरफेस एरिया अफेक्ट्स करता है रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल करता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है बच्चे इसमें। कंसनट्रेशन अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, डेफिनेटली करती है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कैटालिस्ट भी अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इफेक्ट करता है एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन के रेट को भी इफेक्ट कर रहा होता है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं इंथाल्पी चेंज ऑफ कंबस्चन इज एक्सोथर्मिक। बच्चे एक्सो एग्जिट होती है, हीट रिलीज होती है, याद रखिएगा। दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, गैसेस वाले यूनिट में भी ये काम आता है, ये थर्मोकेमिस्ट्री में भी काम आता है, ये रिएक्शन काइनेटिक्स में भी। इनफैक्ट केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तब बच्चे एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर एक्सोथर्मिक है और हमें पता है एनर्जी रिलीज है, तो इसका मतलब वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा है। तो ऑप्शन देख लें, एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड ब्रेकिंग। बच्चे बॉन्ड ब्रेक करते हुए एनर्जी रिलीज तो नहीं होती, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब, तो ये तो ऑप्शन गलत है। बीटा की तरफ आएँ, एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड मेकिंग या एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज ग्रेटर। बच्चे यही तो हमने बात की, यही आपका राइट ऑप्शन है। चार्ली की तरफ जाएँ तो एनर्जी एब्जॉर्ब इन बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर। बच्चे बॉन्ड ब्रेक के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लेकिन फिर वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, तो हमने इसको ठीक सेलेक्ट करना था, क्योंकि अब हम लोग एक्सोथर्मिक की बात करें तो एक्सोथर्मिक में तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे भी एब्जॉर्ब वाली ऑप्शन है, निकाल दें। यहाँ पे भी सी और डी तो वैसे ही निकल गए ना, एब्जॉर्ब की बात कर रहे हैं। ए और बी को हमने जस्टिफाई करना था, तो बॉन्ड ब्रेक करते हुए एनर्जी रिलीज नहीं होती, तो बच्चे ये हमारे पास है वो राइट ऑप्शन ही हो सकता। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। अच्छा बच्चे, ये एक और ऑप्शन ठीक हो सकती थी अगर लिखा होता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग इज स्मॉलर। तो ये दूसरे अल्फाज में यही कहना चाह रहा है कि एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड मेकिंग इज़ ग्रेटर। तो एक्सोथर्मी के लिए दो बातें याद रखनी है कि एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड मेकिंग इज़ ग्रेटर या एनर्जी एब्जॉर्ब इन बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ स्मॉलर। तो ये दोनों बातें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ठीक हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल, ये SHS चैप्टर नंबर 7 के अंदर। और बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आप लोगों को याद करवाऊँ तो जो पंजाब बोर्ड के बच्चे हैं ना, उनकी जो फर्स्ट ईयर की बुक है, सबसे लास्ट पेज, मैं बुक का लास्ट पेज कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 11 का लास्ट पेज नहीं कह रहा, बुक का जो लास्ट पेज है ना, वहाँ पे उसने कुछ एनर्जी कन्वर्जन्स लिखी हुई हैं, वहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है। आप लोगों ने ज़रा ना वहाँ से वैल्यूज़ देख लेनी है। वो कैलोरी किसके बराबर है, कितने जॉल के बराबर है, जॉल कितने अर्ज के बराबर है। तो इस तरह से मुख्तलिफ एनर्जी कन्वर्जन्स के बारे में उसने लिखा हुआ है, आप लोगों ने वो वैल्यूज़ हैं वो वहाँ से नोट डाउन कर लेनी है। खैर यहाँ पे ये एक फैक्ट था, चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज का भी MCQs है कि 1 कैलोरी कितने इक्वल के जॉल के बराबर होता है, तो 4.184 जॉल के जब बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 के पोटेंशियल ऑफ शी इज़ आर्बिट्रेरीली टेकन एज 0, और इसी को बुनियाद बना के हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में मौजूद बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट। बच्चे याद रखिएगा, जर्क, झटका। G स्टैंड फॉर गेन, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, R स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड C स्टैंड फॉर कैथोड। बच्चे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं और ये हमेशा कैथोड के ऊपर होगी। नो मैटर वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, नो मैटर वो गैल्वेनिक सेल हो, जो मर्जी सेल हो,
इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब भी फिनोमिना रिडक्शन की बात आएगी तो बच्चे याद रखिएगा, रिडक्शन हमेशा कैथोड के ऊपर होती है और ऑक्सीडेशन का फिनोमिना हमेशा एनोड के ऊपर होगा। नो मैटर वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहा हो, नो मैटर वो गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हो, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन इज़। बच्चे हिब्रिडाइजेशन मैं तो एक ही फार्मूला बच्चों को सिखाता हूँ कि आप लोग कैलकुलेट कर लें, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अगर तो इसका आंसर आ जाए 4 तो हिब्रिडाइजेशन होती है sp3। अगर आंसर 3 आ जाए तो हिब्रिडाइजेशन होती है sp2 और अगर आंसर 2 आ जाए तो हिब्रिडाइजेशन होती है sp। अब बच्चे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें इस कार्बन को देखें, कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और इसने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व कर लिए, तो इसका मतलब इसके पास लोन पेयर कोई नहीं है। जबकि सिग्मा बॉन्ड 1 2 और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, तो 3 इसके पास थे, तो 0+3 आंसर आया 3, तो इसकी जो हिब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कि विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल। बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ HCl। जो CCl4 है इसके बच्चे बॉन्ड्स तो पोलर होते हैं लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्री। अब ये जो 4 कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे की पोलैरिटी के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा वो हम लोग कहते हैं नॉन पोलर है। सेम गोज फॉर CO2, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तो पोलर है, नो डाउट इन इट, लेकिन जितना पोलर ये बॉन्ड है उतना ही पोलर ये बॉन्ड है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली AlCl3, इसमें भी बच्चे हमारे पास जो सेंट्रल एटम है इसके पास लोन पेयर कोई नहीं है और साइड एटम सिमिलर हैं, और ऐसा सीन, ऐसा केस जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कोई ना हो और साइड एटम सेम हो, उसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है और अगर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। जबकि बच्चे HCl में क्लोरीन हैज़ अ पार्शली नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हैज़ अ पार्शली पॉजिटिव चार्ज, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, क्लोरीन अप्रोक्सीमेटली 3.1 और हाइड्रोजन जो है वो 2.1 के ऊपर, तो 1.0 का डिफरेंस अच्छा खासा डिफरेंस है, तो ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल की कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करेगा। लास्ट क्वेश्चन था बच्चे हमारे पास नम्स केमिस्ट्री का कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप बिकॉज प्रोटॉन नंबर इंक्रीज। अब बच्चे प्रोटॉन नंबर की बात करें, अगर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, तो 1 इसका है, 3 इसका, 11 बढ़ रहा है। लेकिन बच्चे मैं अगर यहाँ बात करूँ बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो प्रोटॉन नंबर तो यहाँ पे भी बढ़ रहा है। तो इस तरफ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है और टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज़ हो रही है, तो क्या रीज़न प्रोटॉन नंबर का बढ़ना होगा? दोनों में बढ़ रहा है, तो फिर तो दोनों तरफ ही जो है वो उसको डिक्रीज़ करना चाहिए था अगर यही राइट ऑप्शन होती। तो बच्चे ये तो राइट ऑप्शन नहीं है। बेसिकली प्रोटॉन नंबर का बढ़ना पीरियड्स के अलॉन्ग इफेक्टिव होता है, इसी वजह से हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। लेकिन बच्चे ग्रुप्स के केस में ये सिनेरियो डोमिनेटिंग नहीं होता, इस वजह से हम लोग अलॉन्ग द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के टर्म को स्टडी भी नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट है बच्चे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। यही ऑप्शन जो है वो ठीक है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। हाइड्रोजन की बात करें तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ही शेल होगा, लिथियम की बात करें तो 2 शेल होते हैं, सोडियम की बात करें तो 3 शेल होती हैं और पोटाशियम की बात करें तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों को 4 शेल जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर 1 एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ़ शेल्स, और नंबर ऑफ़ शेल्स के बढ़ने से शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ता है और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। 4 ऑप्शन में उसने लिखा हुआ है कि शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़, ये डिक्रीज़ तो नहीं होती, इंक्रीज़ होती है, और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ भी नहीं हो रहा। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। तो बच्चे ये हमारी जो थी वो नम्स केमिस्ट्री 2022 की डिस्कशन थी। अगर आप लोगों को केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स के PDF चाहिए, आप लोग फ्री टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं,
आप लोग किसी भी यूनिट के ऊपर 1 to 1 क्लास लेना चाहते हैं, लेकिन बच्चे दिस वन इज़ द पेड। जो भी बच्चा 1 to 1 किसी भी यूनिट को सीखना चाहता है रिगार्डिंग द केमिस्ट्री, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा आप लोगों का केमिस्ट्री के किसी भी यूनिट के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को उसकी वीडियो डिस्कशन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है। बच्चे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।